हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कि कंस्ट्रेंट क्या होती है। कंस्ट्रेंट क्या होती है, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होती है, इसके अगर कोई भी पार्टिकल मतलब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, मतलब अगर उसके ऊपर अपन कंस्ट्रेंट लगा दे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर बाउंडेशन लग जाएगी। मान लो जैसे कि कंस्टेंट क्या होता है कि पार्टिकल आर्बिट्रेरी फॉर्म में या मोशन नहीं कर सकता, मतलब फ्रीली मोशन नहीं कर सकता है वो, अगर उसके ऊपर कंस्टेंट लग जाए तो, ठीक है। कंस्टेंट एक टाइप की बाउंडेशन होती है, जैसे कि जो कंस्टेंट अगर अपन लगा रहे हैं तो उसके अंदर तो पार्टिकल फ्री रहता है, लेकिन उसके बाहर क्या होता है, उसके ऊपर बाउंडेशन रहती है। सपोज जैसे एक रूम है, ठीक है, क्लासरूम है, तो उसके अंदर जैसे थर्ड क्लास के स्टूडेंट बैठे, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट सीटें हैं, ठीक है। तो वो मान लो कि वो रूम उनके लिए फिक्स कर दिया, तो जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट है सपोज तो इसी रूम में बैठेंगे, ठीक है। तो वो रूम उसके लिए क्या हो गया, कंस्टेंट हो गया, लेकिन वो अंदर जो सीटों का अरेंजमेंट है वहाँ पे वो फ्री है कि वहाँ वो किसी भी सीट पे कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है। तो ये क्या हो गया, उस कंस्ट्रेंट के अंदर वो क्या है, फ्रीली मोशन कर सकते हैं, लेकिन उस कंस्ट्रेंट से बाहर वो मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट एक टाइप की बाउंडेशन ही होती है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर वो क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर अपने पास एक पार्टिकल है, अगर उसकी पोजीशन को अपन डिफाइन कर रहे हैं तो अपने को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। जैसे एक पार्टिकल है P, उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर वो फ्रीली मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, अगर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि ये पार्टिकल ओनली एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल खाली, इसके ऊपर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि वो एक खाली एक्स डायरेक्शन में ही मोशन करेगा, कि पार्टिकल का जो मोशन है, जो पी पार्टिकल है उसका मोशन है ओनली एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये उसके ऊपर क्या लगते, कंस्ट्रेंट लगते, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में मोशन करने के लिए तो फ्री है, एक्स डायरेक्शन में वो किधर भी जा सकता है, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करें तो अपने को एक ही कोऑर्डिनेट चाहिएगा, खाली एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो अपने को खाली कितना कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, कंस्टेंट का यूज क्यों करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या फिर किसी भी सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए अपने को लार्ज नंबर ऑफ क्या पैरामीटर चाहिए, और अगर उसके ऊपर अपन कंस्ट्रेंट लगा दे तो वो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। जैसे अपन ने 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए थी, इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ा अपन ने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये क्या होगी, उसके ऊपर क्या होगा, सिंप्लीफाइड हो गया कि 3 की जगह अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल के ऊपर ही स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब एक पैरामीटर पे ही क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए कंस्टेंट का यूज क्यों करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन कंस्टेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मान लो अपन ने एक एल लंबाई की लेंथ की एक रस्सी ले ली, ठीक है। एल लंबाई, यहाँ पे अपन एक बोब लगा रखा है, मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अटैच कर रखा है, ठीक है। अब अपन ने ये क्या कर रही है, इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इस रस्सी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ये नॉन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, मतलब इसको क्या करते हैं, स्टिच नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसकी एल क्या है, फिक्स है, एल क्या है, फिक्स है, इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। अगर अपन इसके लिए बात करें, रिलेशन की बात करें, तो इसके लिए क्या रिलेशन आएगी, जो ये लेंथ है इसकी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल। अगर इसको ओरिजिन मूल बिंदु माने अपन, तो इस जो पॉइंट अपन मास पार्टिकल ले रखा है उसकी पोजीशन क्या होगी, आर। आर किसके
अंडर आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। आर यही होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ रखें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अगर इसी सिस्टम को अगर अपने को पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करना पड़े, तो इसके अगर मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमें क्या करेंगे, एक एंगल का ही यूज करते हैं, थीटा। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी जो मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक ही कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं, थीटा। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो अपने को कितने कोऑर्डिनेट लेने पड़ रहे हैं, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करा सकते हैं, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें खाली वन कोऑर्डिनेट चाहिए। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट लगा के पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, उसकी मोशन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल पेंडुलम होगा। सेकंड देखो रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, वो सिस्टम या वो बॉडी जिसके अंदर जो पार्टिकल है जिससे वो मिलके बनी होती है। जैसे अपन एक रिजिड ये बॉडी ले, सपोज करो एक स्पेयर भी एक टाइप की बॉडी, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अगर इसको रिजिड बॉडी कब कहेंगे, जब इन दो सपोज कोई भी एनी पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा फिक्स है। मतलब ये जिससे बनी होती है उन पार्टिकल के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। मान लो एक अपन ने ith पार्टिकल ले लिया और एक ले लिया jth पार्टिकल। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि आर आई जे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, आर आई जे वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मतलब आर आई माइनस आर जे, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू jth पार्टिकल हमेशा ही क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस टाइप के अगर अपन पार्टिकल की बात करें या बॉडी की बात करें उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए अगर अपन यूज करें तो सिस्टम r इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने को एक इक्वेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को, एक अपने पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एक है आर आई जे कांस्टेंट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसको एक तरफ ले जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। इसके लिए क्या होगी, कांस्टेंट आर आई, अगर इसकी वैल्यू रखें तो डिफरेंस निकालते हैं दो, तो आर आई कंडीशन क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स आई वाई आई, पोजीशन ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट और jth पार्टिकल के एक्स जे और वाई जे। और अपने को पता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट एक्स आई माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई जे का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है दो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। और ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स जे का स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा और वाई आई माइनस वाई जे का स्क्वायर। कांस्टेंट को इधर ले जाओ तो माइनस कांस्टेंट, स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट का, वो भी तो क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक इक्वेशन आ गई थर्ड और एक इक्वेशन आ गई ये फोर्थ। अगर इन दोनों को अगर एक फॉर्म की बना के लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को मिला के एक अपन पर्टिकुलर फॉर्म बना सकते हैं। मान लो ये एक फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई जेड, तीनों का कोऑर्डिनेट हो तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन जेड की भी आ सकती है। 2D में बात करें तो 2 और 3D में बात करेंगे तो तीनों आ जाएंगे। और टाइम, ठीक है, और बराबर 0। ये क्या होगा, इस टाइप से अपन इसको एक फंक्शन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट
कंस्टेंट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कंस्टेंट का क्लासिफिकेशन भी दो टाइप से होगा। एक फर्स्ट तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, और सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या देखना है अपने को, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट, कंस्टेंट के प्रकार। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्टेंट। कंस्टेंट के प्रकार देखने हैं। फर्स्ट अपने को देखना है किस किस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट देखना है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन। सेकंड टाइप देखना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होंगे कंस्टेंट, दो टाइप के होंगे। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग भी कंस्टेंट कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन देखें तो कंस्टेंट क्या होगा, होलोनोमिक, होलोनोमिक कंस्टेंट, और सेकंड होगा नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो भी ये दो टाइप के होंगे, स्केलरोनोमिक कंस्टेंट और एक होता है रेहोनोमिक कंस्टेंट। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो हो गए, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक, और टाइम के अकॉर्डिंग भी दो हो गए, स्केलरोनोमिक और रेहोनोमिक। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।